नमस्कार। तो आज का सेशन हमारा चौथा सेशन होगा जो कि इथिक्स का है, ठीक है, नीति शास्त्र का। ये हमारा चौथा सेशन है। दृष्टि आईएएस की ये नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, और इसके 70 वीडियोस जो कि विकास देवीकीर्ति के सर के द्वारा जो है बनाया गया है, उसको आप देख लेते हैं तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा, ठीक है। देखने के बाद चीज़ें आपके समझ में ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से आएंगी। उसका वीडियोज़ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा या फिर अदरवाइज़ मैं खुद उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा, उसको देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे पिछले सेशन में हम यहाँ पे केस स्टडीज़ हम यहाँ पे देख रहे थे। अब हम आपके जो अगला केस स्टडीज़ है उसको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, आपके ज़िले में एक पनबिजली परियोजना के लिए सरकार ने बांध बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया है। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से जो बिजली उत्पन्न होगी उससे न केवल आपके ज़िले का विकास होगा बल्कि पूरा राज्य लाभान्वित होगा। परंतु इस बांध के निर्माण से उसके आसपास का एक बहुत बड़ा इलाका जलमग्न हो जाएगा। एक बड़ा वन क्षेत्र तथा अनेक गांव डूब जाएंगे। हालांकि सरकार ने विस्थापित लोगों को पुनर्वास का आश्वासन दिया है तथा मुआवजे की राशि भी तय कर दी है। बांध का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, लेकिन न तो विस्थापितों के पुनर्वास का पूरा प्रबंध किया गया है और न ही मुआवजा राशि का वितरण ही किया गया। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग सरकार के निर्णय के विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाते हैं। वे लोग सरकार द्वारा उनकी मांग न माने जाने तक लगातार जल में खड़े रहकर अपना अहिंसक विरोध आंदोलन शुरू कर देते हैं। ये लोग अपने आंदोलन को जल सत्याग्रह का नाम देते हैं। 2 सप्ताह बीत जाने पर भी सरकार की ओर से कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया जाता है। दूसरी ओर लगातार जल में खड़े रहने के कारण अनेक लोगों को चर्म संबंधी गंभीर समस्याएं हो गई हैं तथा कई लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई है। वहीं बात करें कि सरकार के प्रति लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और एक जिलाधिकारी होने के नाते आप इस स्थिति को कैसे संभालेंगे, आप बताइए, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और समझाने का प्रयास कीजिए किस तरीके से आप इसको समझाएंगे। फिर हम यहाँ पे समाधान को देखते हैं। देखिए, यहाँ मुझे विकास, पुनर्वास और विरोध, इन तीनों स्थितियों को संभालना है एक जिलाधिकारी के होने के नाते। विकास के लिए बिजली उत्पादन बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए बांध का निर्माण जरूरी है, परंतु उससे पूर्व विस्थापितों का पुनर्वास ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टिहरी बांध संबंधी मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि पुनर्वास तर्कों का विषय नहीं है। देखिए, अगर ऐसे कोई भी केस स्टडीज आती है और आपको कोई भी उच्चतम न्यायालय का या फिर किसी भी न्यायालय, हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो है जो मुकदमे का जो जिस तरीके से जो रिजल्ट निकला था, अगर आप उसको कोटेशन के माध्यम से अपने एग्ज़ाम में या फिर आंसर शीट में लिख देते हैं तो उसका एक बेनिफिट होता है कि ठीक है, वो चीज़ें गलत नहीं हो सकती हैं, ठीक है। आपने सुप्रीम कोर्ट के परिप्रेक्ष्य से कहा है, अपने आप दिमाग से मत कीजिए, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ऐड मत कीजिए। जो चीज़ें हैं वो किताबी तौर पर या फिर किसी व्यवहारिक जीवन से संबंधित या फिर किसी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हो गया या फिर सरकार उस समय में क्या निर्णय लेती, उनके बेसिस पे, उनके थॉट पर आप सोचिए, ठीक है। तो देश में प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक रोटी, कपड़ा और रहने के लिए स्थान प्राप्त करने का हक है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास से ही समाज का विकास होता है। अतः मेरी कोशिश रहेगी कि अपने वरिष्ठों एवं राज्य सरकार को वास्तविक स्थिति से अवगत कराकर विस्थापितों के पुनर्वास कार्य को शीघ्रता से पूरा कराऊं और प्रयास करूं कि उन्हें जल्दी से जल्दी उचित मुआवजा मिले। मैं आंदोलन कर रहे लोगों से अनुरोध करूंगा कि उनकी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अतः जल सत्याग्रह को बंद कर दें, क्योंकि इससे वे अपने स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा रहे हैं। मैं वहां एम्बुलेंस और डॉक्टरों को भेजकर मेडिकल सहायता का भी प्रबंध करूंगा ताकि किसी भी अनचाही स्थिति में लोगों का इलाज हो सके। लेकिन उनकी मांगों को मान लेने के बावजूद भी यदि वे जल सत्याग्रह को जारी रखते हैं तो लोक स्वास्थ्य के हित में मैं धारा 144 लगाकर उन्हें वहां से हटाऊंगा। यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया जाएगा ताकि स्वास्थ्य बिगड़ने से किसी का जान न चली जाए, क्योंकि इससे आंदोलन उग्र रूप धारण कर सकता है। हमारी एक केस स्टडी समाप्त हो गई है। अब दूसरी केस स्टडी, तीसरी देखते हैं। आप किसी राज्य के गृह सचिव के पद पर कार्यरत हैं। चलिए ठीक, आपके राज्य में नील गायों अर्थात ब्लू बुल्स की संख्या लगभग 2 लाख है।
राज्य के 1/3 जिले में इन नीलगायों के आतंक से परेशान है। ये प्रतिवर्ष हजारों एकड़ की खड़ी फसलों को बर्बाद कर रही हैं। राज्य सरकार पर किसान समुदाय द्वारा इस समस्या का जल्द ही हल निकालने का दबाव है। राज्य में अधिकतर किसान सीमांत हैं, अतः फसल बर्बादी से उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो जाता है। आज तक राज्य सरकार ने नीलगायों द्वारा फसल बर्बादी की भरपाई के लिए किसानों को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया है। किसान की मांग है कि या तो उनकी फसलों की बर्बादी का पर्याप्त मुआवजा दिया जाए या फिर नीलगायों के नियंत्रण के लिए समुचित उपाय किए जाएं। राज्य सरकार पर दबाव है कि नीलगायों को नाशक जीव अर्थात वर्मीन घोषित करे ताकि उनकी हत्या को वन्य जीव अधिनियम के तहत अपराध न माना जाए। वहीं बात किया जाए कि दूसरी ओर पर्यावरणविद और वन्य जीव प्रेमी नीलगायों को नाशक जीव घोषित करने के प्रस्ताव के विरोध में लामबद्ध हो गए। उनका कहना है कि यह समस्या लोगों और सरकार के कार्यों का परिणाम है। लगातार वनों की कटाई से वन क्षेत्र घटते जा रहे हैं, जिससे वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास का क्षेत्र संकुचित हो रहा है तथा आहार श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित मांसाहारी जीवों जैसे शेर, बाघ आदि के अवैध शिकार के कारण इनकी संख्या में हुई कमी से शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ गई है। राज्य का गृह सचिव होने के नाते राज्य सरकार ने आपसे उचित कदम उठाने का आदेश दिया है। इस मामले में आप क्या कदम उठाएंगे? वीडियो को पॉज कीजिए, सुनिए, समझिए, इसके बाद फिर वापस से समाधान ढूंढिए। आइए। वन्यजीव कानून जीवों की सभी प्रजातियों को अनुसूची 1 से अनुसूची 5 तक में वर्गीकृत करता है। अनुसूची 1 में सर्वाधिक संरक्षित जीव आते हैं। इनको मारने पर कड़ी सजा के प्रावधान है। जंगली भैंसा, नीलगाय और बंदर अनुसूची 2 और अनुसूची 3 के सदस्य हैं। ये भी संरक्षित जीव हैं, परंतु विशेष परिस्थितियों में इनका शिकार किया जा सकता है। कौवा और चमगादड़ यानी फ्रूट बैट्स अनुसूची 5 के अंतर्गत आते हैं, जो नाशक जीवों की अनुसूची है। किसी भी जीव को अनुसूची 5 में डालने का तात्पर्य है उसे नाशक जीव अर्थात वर्मिन घोषित करना। इससे उसका शिकार करने या फिर मारने पर किसी प्रकार का जुर्माना या सज़ा नहीं होती। किसी भी प्राणी को नाशक जीव घोषित करने का अंतिम निर्णय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लेता है। राज्यों को इसके लिए विधानसभा में अपना प्रस्ताव पास कराकर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी लेनी होती है। चूँकि राज्य में नीलगायों की अत्यधिक संख्या और किसानों के बढ़ते नुकसान को ध्यान में रखने के साथ साथ मुझे पर्यावरणविदों के तर्कों पर भी ध्यान देना है, अतः मैं इस दुविधा से निकलने के लिए निम्न कदम उठाऊंगा। पहला है, राज्य सरकार को सुझाव दूंगा कि नीलगायों से किसानों को हुए नुकसान के लिए उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। दूसरा, राज्य सरकार को सुझाव दूंगा कि प्रस्ताव में नीलगायों की हत्या को तभी वैध माना जाए जब वे वन क्षेत्र से बाहर खेतों में नुकसान पहुंचा रहे हों तथा उनकी हत्या के लिए वन अधिकारी की अनुमति ली गई हो, जैसा कि महाराष्ट्र में प्रावधान है। वहीं तीसरा है, एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए जो प्रभावित जिलों में नीलगायों के झुंडों को वन क्षेत्र की ओर खदेड़ने का कार्य करे। चौथा, वन माफिया के प्रति सख्त रुख अपनाया जाए ताकि वन क्षेत्र को कम होने से रोका जा सके। पांचवा, बड़े पैमाने पर नीलगायों की नसबंदी के आदेश दूंगा ताकि उनकी अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। इसी प्रकार से हमारा ये केस स्टडीज़ भी समाप्त होता है। अगली हमारी केस स्टडी 4 नंबर है। आप एक बड़े चिड़ियाघर के शीर्ष अधिकारी है। ठीक, आदेश, आपके चिड़ियाघर में अनेक संकटापन्न और दुर्लभ जीव जंतु हैं। एक दिन अचानक सुरक्षा कर्मचारी का फ़ोन आता है कि एक व्यक्ति दुर्लभ सफ़ेद बाघ के बाड़े में कूद गया है तथा बाघ व्यक्ति पर हमला करने वाला है। सुरक्षा कर्मचारी निश्चेतक दवा के इंजेक्शन और बंदूक दोनों से सुसज्जित है। यह भी सुनिश्चित है कि निश्चेतक दवा का असर होने में कुछ वक्त लगता है। ऐसे में आप सुरक्षा कर्मचारी को क्या आदेश देंगे? अपने आदेश के औचित्य को तर्क सहित समझाइए। आइए आते हैं समाधान पे। यहाँ एक बात तो पक्की है
कि निश्चेतक दवा के इंजेक्शन्स के प्रयोग का वक्त नहीं है, क्योंकि दवा का असर शुरू होने में थोड़ा वक्त लगता है और बाघ हमला करने वाला है। अतः फैसला लेना है कि सुरक्षा कर्मचारी गोली चलाए या नहीं। किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पहले हम निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करते हैं। पहला, बाघ एक संकटापन्न, संरक्षित और दुर्लभ प्राणी है। वो नरभक्षी नहीं है तथा अपने बाड़े से बाहर भी नहीं गया है। 2, बाड़े के चारों ओर की बाड़ काफ़ी ऊंची है, अतः कोई भी व्यक्ति गलती से तो अंदर गिर नहीं सकता। इसलिए स्पष्ट है कि वह व्यक्ति जानबूझकर बाड़े में घुसा है। हो सकता है कि वह विक्षिप्त हो या मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या करना चाहता हो। यदि मैं व्यक्ति को बचाने के लिए गोली चलाने का आदेश देता हूं, तो नैतिक दृष्टिकोण से यह निर्णय मानव को अन्य प्राणियों में श्रेष्ठ मानने का मानसिकता अर्थात स्पीसीज सुपीरियॉरिटी का घोतक होगा, क्योंकि यहाँ गलती बाघ की नहीं बल्कि उस व्यक्ति की है। किंतु मुझे एक दूसरे पहलू पर भी गौर करना होगा। हो सकता है कि वह व्यक्ति उस क्षण मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या करना चाहता हो, किंतु उसके परिवार के अन्य लोग जो उस पर निर्भर हों उसके इस निर्णय से वाकिफ़ न हो तथा उसकी मौत से उस परिवार को अपूरणीय क्षति पहुँचे। यह सत्य है कि बाघों की गिरती संख्या एक चिंता का विषय है, परंतु अधिकतम के लाभ के दृष्टिकोण से मैं सुरक्षा कर्मचारी को गोली चलाने का आदेश दूंगा ताकि उस व्यक्ति को बचाया जा सके। बाद में उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया जाएगा ताकि उस पर उचित कार्रवाई की जा सके। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अगला हमारा टॉपिक है व्यापार नैतिकता अर्थात बिजनेस इथिक्स की। व्यापार नैतिकता व्यवहारिक नीतिशास्त्र अर्थात अप्लाइड इथिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी व्यापार प्रतिष्ठान अर्थात बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट या कॉरपोरेट प्रतिष्ठान के व्यापारिक कार्यकलापों, प्रक्रियाओं, निर्णयों तथा अपने कर्मचारियों एवं उपभोक्ताओं से संबंधों का नैतिक मूल्य और सिद्धांतों के धरातल पर मूल्यांकन तथा उनसे जुड़े विभिन्न नैतिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। व्यापार नैतिकता से जुड़े विभिन्न पक्षों के वर्गीकरण से हम व्यापार नैतिकता के क्षेत्र को अच्छी तरह समझ सकते हैं, जैसे निगम अर्थात कॉरपोरेट या कंपनी और कर्मचारी के आपसी संबंधों से जुड़े मुद्दे। दूसरा, कर्मचारी की सुरक्षा और मुआवजा संबंधी प्रावधान, कर्मचारी के अधिकार, अतिरिक्त कार्य के लिए वेतन, समान व्यवहार, निजता का सम्मान, यौन शोषण से सुरक्षा, विसल ब्लोवर की सुरक्षा और प्रोत्साहन संबंधी नीति। दूसरा है व्यापारियों और उपभोक्ताओं के आपसी संबंधों से जुड़े मुद्दे। इसके अंतर्गत सुरक्षित उत्पाद और उत्पाद की सुरक्षा, उपभोक्ताओं का संरक्षण, विपणन अर्थात मार्केटिंग, तकनीकी, उपभोक्ताओं को लुभाना, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे इसके अंतर्गत देखेंगे। वहीं तीसरा आपका है प्रतिष्ठान या कंपनी और उसके मालिकों से संबंधों से जुड़े मुद्दे। प्रबंधन का शेयरधारकों के प्रति कर्तव्य, शेयरधारकों का मतदान का अधिकार, कॉरपोरेट प्रशासन से जुड़े कार्यकलाप, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। जबकि चौथा है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से संबंधित मुद्दे, जिसमें उचित स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, अधिग्रहण अर्थात एक्विजिशन या साठगांठ यानी कोलिजन्स हो। ठीक है। अगला है पांचवा है कंपनी और समाज के आपसी संबंधों के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, तो इसके अंतर्गत हम समाज की आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना में योगदान, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, वातावरण में प्रदूषण से संबंधित यहाँ पे तथ्यों को देखेंगे। वहीं अगला है छठवां नंबर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगमों के व्यवहार से जुड़े मुद्दे। इसके अंतर्गत कानून निर्माताओं, राजनीतिक दलों को प्रभावित करना, विदेशी पदाधिकारियों को रिश्वत देना, अल्प विकसित देशों का शोषण करना। उपरोक्त सभी बिंदुओं पर कोई कंपनी कॉरपोरेट अपनी क्या नीति बनाती है और कैसे उनका कार्यान्वयन करती है, उसी से उस कंपनी या कॉरपोरेट के नैतिक मानकों अर्थात इथिकल स्टैंडर्ड का पता चलता है। बात करते हैं व्यापार नैतिकता से संबंधित उदाहरण की। देखिए, रोज़मर्रा का सामान बेचने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट अक्सर अपने अनैतिक कार्यों के लिए चर्चा में रहती है। इस कंपनी पर सबसे बड़ा आरोप यह रहा है कि जब भी वह नई जगह पर अपना स्टोर खोलती है तो शुरुआत में उत्पादों की कीमतें इतनी कम कर देती है कि अन्य सभी प्रतिस्पर्धी बाजार से बाहर हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ और बाजार पर कंपनी का एकाधिकार हो जाता है और एक बार एकाधिकार होने के पश्चात कंपनी अपने आपूर्तिकर्ता अर्थात सप्लायर्स पर दबाव डालकर उन्हें
इस बात के लिए मजबूर करती है कि वे कम कीमतों पर सामान की आपूर्ति करें, जबकि कंपनी स्वयं ऊंची कीमतों पर सामान बेचती है। वॉलमार्ट पर भी उसके कर्मचारी ओवरटाइम कार्य के लिए वेतन न देने तथा स्वास्थ्य बीमा नहीं कराने जैसे मुद्दों को लेकर मुकदमा करते रहते हैं। वर्ष 2012 में एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि वॉलमार्ट ने विगत 4 वर्षों 2008 से 2012 के दौरान विकासशील देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, के बाज़ारों तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से अमेरिका कानूनों निर्माताओं को अपने पक्ष में करने अर्थात लॉबिंग में का लगभग 150 करोड़ खर्च किए थे। हालांकि अमेरिका में लॉबिंग वैध है, परंतु भारत में अभी तक लॉबिंग को अनैतिक और अवैधकृत माना जाता है। वहीं अगर बात किया जाए मैकडॉनल्ड यानी मैकडी जिसे कहते हैं, मैकडॉनल्ड अपने कर्मचारियों और शेयरधारकों के साथ अनुचित बर्ताव के लिए बदनाम है। यह अपने कर्मचारियों को संघ बनाने की इजाज़त नहीं देता है। एक बार सेंट हर्बर्ट क्विबेक यूनिट कर्मचारी ने एक यूनियन बना ली तो कंपनी ने तुरंत प्रभाव से इस यूनिट को ही बंद कर दिया। वर्ष 1972 में मैकडॉनल्ड के संस्थापक रे क्रॉक ने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के चुनाव अभियान के लिए $250,000 दान दिए थे। $250,000 दान में दिए थे। बदले में रे मैकडॉनल्ड और उस जैसी कंपनियों के अनुकूल एक ऐसा कानून लागू करवाने में सफल रहे जो उन्हें किशोर कर्मचारियों को न्यूनतम मान्य वेतन से 20% कम देने की स्वीकृति देता था। वहीं बात करें कि लंदन ग्रीनपीस बनाम मैकडॉनल्ड मामले में भी न्यायालय ने मैकडॉनल्ड्स को बच्चों के शोषण, अस्वास्थ्यकर भोजन, कर्मचारियों को कम वेतन देने तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने आदि का दोषी माना था। वहीं बात करें कि सिटी बैंक ने सरकार से $45 बिलियन का अनुदान प्राप्त करने के बाद एक नए निजी जेट को खरीदने में $50 मिलियन खर्च करके बुरी व्यापार नैतिकता का उदाहरण दिया। सिटी बैंक के सीईओ विक्रम पंडित ने कांग्रेस तथा संसद के सामने झूठ बोला कि उनका सालाना वेतन $1 मिलियन है, जबकि असल में उनका वेतन $11 मिलियन था। वहीं चौथा उदाहरण अगर देखा जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक सर्वे में पाया कि विकासशील देशों में जो बच्चे नेस्ले के इन्फेंट फार्मूला पर आश्रित थे, उनकी मृत्यु दर मां के दूध पर आश्रित बच्चों की मृत्यु दर से 5 से 10 गुना अधिक थी। इसका मुख्य कारण नेस्ले की अनैतिक नीति थी। दरअसल इस कार्य के लिए नेस्ले ने ऐसी नर्सों की नियुक्ति की जो यूनिफॉर्म पहनकर गरीब माताओं को नेस्ले बेबी फार्मूला तक निःशुल्क उपलब्ध कराती थी। जब तक माताओं का स्वयं का दूध आना बंद नहीं हो जाता था, इसके पश्चात माताएं पूरी तरह से नेस्ले के उत्पाद पर निर्भर हो जाती थी। अब वो इसकी कीमत चुकाने में असमर्थ होने के कारण बच्चों को अपर्याप्त मात्रा में ही यह फार्मूला दे पाती थी। दूसरा, इस उत्पाद को पीने योग्य बनाने के लिए साफ पानी चाहिए था, जिस तक सभी माताओं की पहुंच नहीं होती थी। आइए इनसे संबंधित कुछ जो है केस स्टडीज़ को देखते हैं कि 3 नवंबर 2007 को एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की बीपीओ कर्मचारी की बलात्कार के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह घिनौना कृत्य कैब ड्राइवर और उसके एक साथी ने किया। इस कैब को कंपनी ने ही किराए पर रखा था। महिला कर्मचारी घर से तो ऑफिस के लिए निकली, परंतु ऑफिस नहीं पहुंच पाई। इस दर्दनाक और शर्मनाक हादसे के बाद जब कंपनी के बीपीओ प्रेसिडेंट ने सवाल पूछा गया कि उन्होंने बिना पूरी छानबीन और सुरक्षा मानकों का पालन किए कैब सेवा क्यों रखी, इस पर उसने बड़ी बेशर्मी से सारा दोष महिला कर्मचारी पर ही लगा दिया कि महिला कर्मचारी को ही सावधानी बरतनी चाहिए थी। प्रेसिडेंट ने बड़े ही गर्व के साथ बार बार दोहराया कि उनकी कंपनी ने जिन कैब सेवाओं को अनुबंधित कर रखा है वे सालाना 50 लाख से ज़्यादा पिकअप एंड ड्रॉप करती है। ऐसे में यदि एक बार कोई गलती हो जाए तो यह बहुत बड़ी बात नहीं कही जा सकती। यदि आप कंपनी के बीपीओ प्रेसिडेंट होते तो इस परिस्थिति में क्या कदम उठाते, सोच के बताइए। आइए आते हैं समाधान पे। इस घटना में ड्राइवर के आपराधिक कृत्य के साथ साथ बीपीओ प्रेसिडेंट की मृतका के प्रति असंवेदनशीलता भी स्पष्ट दिखाई देती है। व्यापार नैतिकता के मानकों का यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है।
उल्लेखनीय है कि कारखाना अधिनियम 1948 में वर्ष 2007 में संशोधन कर सूचना तकनीकी या उससे संबंधित प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात्रि के समय कार्य करने की अनुमति दी गई। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके आवागमन के संबंध में निम्नलिखित नियम जारी किए गए। पहला, कंपनी अपनी महिला कर्मचारियों को लाने और ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराएगी। दूसरा, कंपनी ड्राइवर के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उसे काम पर रखेगी। तीसरा, अगर कंपनी आउटसोर्सिंग के जरिए ड्राइवरों की सेवा ले रही है तो उसे ड्राइवरों से संबंधित हर तरह की जानकारी को सुनिश्चित करना होगा। चौथा, कंपनी की सुरक्षा अधिकारी ही आने जाने का मार्ग निर्धारित करें, ड्राइवर अपनी मर्जी से रास्ता निर्धारित न करे। वहीं पांचवा, कैब में कंपनी के कर्मचारियों और ड्राइवर के अतिरिक्त बाहर का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। छठवां, मार्ग अर्थात रूट का निर्धारण इतनी सावधानी से हो कि न तो किसी महिला कर्मचारी की सबसे पहले पिक किया जाए और न ही अंत में ड्रॉप किया जाए। अकेली महिला कर्मचारी को ड्राइवर के साथ भेजने की स्थिति को टाला जाए, अन्यथा कंपनी का कोई न कोई कर्मचारी साथ होना चाहिए। सातवां, कंपनी के सुरक्षा अधिकारी सभी मार्गों को औचक निरीक्षण करते रहे, साथ ही कंपनी एक नियंत्रणकारी कक्ष भी स्थापित करे। आठवां, उपरोक्त नियमों का उल्लंघन होने की स्थिति में कंपनी को दी गई छूट अर्थात महिला कर्मचारी रात्रि में कार्य कर सकती हैं, रद्द कर दी जाए। अगला है नौवां, यदि मैं कंपनी का बीपीओ प्रेसिडेंट होता तो निम्नलिखित कदम उठाता। सर्वप्रथम सुनिश्चित करता कि ड्राइवर और उसके साथी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। मृतका के परिवारजनों से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर संवेदना व्यक्त करता तथा सुनिश्चित करता कि कंपनी की तरफ से उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति मिले। वहीं कारखाना अधिनियम संशोधन 2007 के महिला सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को कंपनी में कड़ाई से लागू करवाता और अंत में इस घटना की व्यक्तिगत जिम्मेवारी लेते हुए कंपनी बोर्ड से इस्तीफे की पेशकश करता। इस तरीके से ये केस स्टडी भी समाप्त होता है। अगली केस स्टडी है हमारी ओमेगा इंक। एक सार्वजनिक क्षेत्र का निगम है। इसकी कुल संपत्ति 600 करोड़ है तथा यह सालाना लगभग 90 करोड़ का मुनाफा कमाती है। ओमेगा के पास 3 एल्युमिनियम प्लांट है और 1 प्लास्टिक प्लांट है। जहां तीनों एल्युमिनियम प्लांट लगातार मुनाफा दे रही हैं, वहीं प्लास्टिक प्लांट से सालाना लगभग 30 करोड़ का घाटा हो रहा है। प्लास्टिक प्लांट का परिचालन लागत यानी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने के कारण उसे मुनाफा मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। अतः कंपनी प्लास्टिक प्लांट बेचने का फैसला लेती है। प्लांट को खरीदने के लिए केवल एक ही कंपनी गोल्ड बोली लगाती है। गोल्ड इस प्लांट में स्वचालित प्रणाली अर्थात ऑटोमेटेड सिस्टम शुरू कर इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग करने की सोच रही है। वह प्लांट के मौजूद सभी कर्मचारियों को बदलने की इच्छा जाहिर कर चुकी है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कर्मचारी के हित के लिए घाटे के बावजूद ओमेगा को गोल्ड की बोली रद्द कर प्लांट का परिचालन स्वयं ही करना नैतिक कदम होगा? यदि आप ओमेगा के शीर्ष अधिकारी होते तो आप क्या करते? विचार कीजिए। आइए, यहाँ व्यवहारवाद यानी प्रैग्मेटिज्म तो यही कहता है कि ओमेगा को लगातार घाटे में चल रहा है, अपना प्लास्टिक प्लांट बेच देना चाहिए। परंतु व्यवहार नैतिकता ऐसी स्थिति में प्लास्टिक प्लांट के कर्मचारियों की आजीविका को नज़रअंदाज करने की इजाज़त नहीं देता। यहाँ ओमेगा इंक 3 प्रकार के निर्णय ले सकती है। कौन कौन से? देखिए, ओमेगा इंक इस प्लास्टिक प्लांट के घाटे में होने के बावजूद सालाना लगभग 90 करोड़ का मुनाफा कमा रही है। चूँकि यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसका मुनाफा भी लोकहित में ही लगेगा और घाटे की स्थिति में सरकार करदाताओं के पैसे से ही उसे उबारेगी। यहाँ हम दिल्ली मेट्रो का उदाहरण ले सकते हैं। नई दिल्ली में एयरपोर्ट तक की एक्सप्रेस लाइन पहले एक निजी कंपनी संचालित कर रही थी, किंतु लगातार घाटे के चलने के कारण उसने यह सेवा बंद कर दी। लोगों की असुविधा देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने स्वयं उस सेवा को शुरू किया तथा घाटे के बावजूद उसका परिचालन कर रही है। ओमेगा इंक भी प्लास्टिक प्लांट को अपने पास ही रखकर उसका परिचालन कर सकती है।
अगला दूसरा जो हमारा सुझाव दिया गया है कि ओमेगा इंक धीरे धीरे करके प्लास्टिक प्लांट का विनिवेश अर्थात डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, ताकि निजी कंपनियां नई तकनीकी तथा प्रबंधन में सुधार लाकर परिचालन लागत को कम कर सके। बदले में ओमेगा इंक इन निजी कंपनियों को पर्याप्त सहायता भी दे ताकि वे घाटा न सह सके। निसंदेह इस प्रक्रिया में ओमेगा इंक की कुल घाटा तो कम तो होगा ही। तीसरा है, ओमेगा इंक अपने प्लास्टिक प्लांट के कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण दे, साथ ही उन्हें एल्युमिनियम प्लांट में भर्ती कर ले तथा प्लास्टिक प्लांट गोल्ड को बेच दे। मेरे विचार में द्वितीय निर्णय अन्य दोनों विकल्पों से श्रेष्ठ है और इस कंपनी के आंशिक रूप से दोनों उद्देश्य पूरे होते हैं। यदि मैं शीर्ष अधिकारी होता तो यही कदम उठाता। दूसरा का था कि ओमेगा इंक धीरे धीरे करके प्लास्टिक प्लांट का विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश कर सकती है, मतलब धीरे धीरे बेचेगी, ताकि निजी कंपनियां नई तकनीकी तथा प्रबंधन में सुधार लाकर परिचालन लागत को कम कर सके। बदले में ओमेगा इंक उन निजी कंपनियों को पर्याप्त सहायता भी दे ताकि वे घाटा न सहे। निसंदेह इन प्रक्रिया में ओमेगा इंक का कुल घाटा तो कम होगा ही। इसी प्रकार से अगला हमारा है केस स्टडी तीसरा। श्वेता ने एक ऑनलाइन स्टोर से अपने लिए नई ड्रेस खरीदी। ड्रेस की कीमत क्रेडिट कार्ड से अदा कर दी। जब ड्रेस की घर पर डिलीवरी हो गई तो श्वेता को महसूस हुआ कि जो ड्रेस ऑनलाइन देखी थी वह ड्रेस वैसी नहीं है। उसने ड्रेस वापस लौटाने का फैसला किया। उसने कंपनी के ग्राहक सेवा केंद्र के नंबर पर फ़ोन कर ड्रेस वापस करने की इच्छा जताई। कई दिनों तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर श्वेता ने कंपनी को एक नई ईमेल आईडी लिखा और कंपनी की तरफ से जवाब आया कि हमने आपसे कई बार संपर्क करने की कोशिश की परंतु आपने फ़ोन नहीं उठाया। चूँकि लौटाने व वापस लेने की अवधि समाप्त हो गई है इसलिए हम ड्रेस वापस नहीं लेंगे। सच्चाई यह थी कि कंपनी की स्वचालित प्रणाली के जरिए जो भी कॉल्स आई श्वेता ने उसका जवाब दिया था। अब श्वेता को क्या करना चाहिए? इस घटना में व्यापार नैतिकता से जुड़े कौन कौन से नैतिक पहलू हैं, इनका समाधान आप बताइए। चलिए, अपने ग्राहकों को परेशान करना व्यापार नैतिकता का उल्लंघन है। सभी व्यापार प्रतिष्ठानों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी एक शिकायत निवारण प्रणाली रखें ताकि ग्राहक को समस्या को हल किया जा सके। फ्रॉड करने, गलत उत्पाद भेजने तथा उपभोक्ता की शिकायत का निवारण न करने के लिए कंपनी कानूनी तौर पर भी दोषी है। श्वेता को सर्वप्रथम कंपनी के साथ हुए अपने सभी संदेश व्यवहारों अर्थात कॉल्स व ईमेल्स की डिटेल्स निकलवानी चाहिए। उसके पश्चात उसे उत्पाद के वैध बिल और क्रेडिट कार्ड लेन देन के विवरण के साथ अपने शहर के डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। उपभोक्ता न्यायालय निश्चित तौर पर श्वेता के साथ न्याय करेगा। अगली हमारी केस स्टडी देख लेते हैं हम यहाँ पे। मान लीजिए आप भारत की एक किसी बड़ी तेल कंपनी के उच्च अधिकारी हैं। मान लिया भारत सरकार ने आपको किसी दूसरे देश की बड़ी परियोजना की निविदा प्राप्त करने के लिए भेजा है। चलिए ठीक, आपको पता चलता है कि उस देश में कोई भी परियोजना बिना रिश्वत दिए नहीं मिलती है। प्रतिस्पर्धी देशों के अधिकारी संभवतः रिश्वत देने की तैयारी करके आए हैं। अब भारत संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार रोधी अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता देश है। ऐसी स्थिति में आप भारत सरकार को क्या सलाह देंगे और क्यों? विशेषतः अगर आप जानते हैं कि वह परियोजना देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देते हैं समाधान। मैं निम्नलिखित चरणों से निर्णय लूँगा। पहला, सर्वप्रथम यह देखना होगा कि क्या निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित अन्य देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर भारत अकेला ही ऐसा देश है जिसने अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं तो रिश्वत देना विशेष रूप से अनैतिक होगा। ऐसे में मैं सलाह दूंगा कि रिश्वत न दी जाए। इसके परिणाम स्वरूप हमें इस विशेष मामले में हानि भी हो सकती है। हालांकि यह भी संभव है कि हमारी ईमानदारी छवि के कारण कहीं और अन्य परियोजना मिल भी सकती है। दूसरा, अगर अन्य देश भी उस अभिसमय के हस्ताक्षर करता है और गैर अधिकारी तथा गोपनीय स्तर पर रिश्वत दे रहे हैं तो मेरा निर्णय अलग होगा। इस स्थिति में यह स्पष्ट है कि परियोजना रिश्वत के आधार पर ही मिलेगी, फिर चाहे किसी को भी मिले, अर्थात नैतिक अशुभ तो होगा ही। यह भी तय है कि जिस देश को परियोजना मिलेगी वह अपनी घोषित प्रतिबद्धता से पीछे हटेगा। ऐसे में नैतिक उत्तरदायित्व सिर्फ एक देश का ही
एक देश का नहीं बनता। ऐसी स्थिति में मेरा निर्णय निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होगा। पहला, मैं इस परिस्थिति में राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि नैतिक अशुभ तो मेरे किसी भी निर्णय के बाद भी होना ही है। अतः मैं भारत सरकार को सलाह दूंगा कि वह रिश्वत की राशि भेज दे। दूसरा है कि मैं परियोजना देने वाले देश के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि रिश्वत की बजाय कंपनी की गुणवत्ता पर ध्यान दे, क्योंकि दीर्घकालिक तौर पर उस देश को रिश्वत की राशि से अधिक की हानि तय है। जो रिश्वत देगा वो या तो गुणवत्ता से समझौता करेगा या कीमतें बढ़ा देगा। तीसरा है, अगर यह संभव नहीं है तो कोशिश करूंगा कि रिश्वत की जो राशि मांगी गई है उसे देने की बजाय अपनी निविदा की कीमतें कुछ कम कर दी जाएं, ताकि उतना ही लाभ उस देश को मिल जाए। चौथा, अगर इस पर भी सहमति नहीं बनती तो रिश्वत देना ही उचित विकल्प होगा। गौरतलब है कि इस स्थिति में हमें दोनों तरफ अनैतिक विकल्पों में ही चुनना है। रिश्वत देना सामान्यतः अनैतिक है, किंतु अपने देश की ज़रूरतें पूरी न कर पाना तथा उसकी प्रगति के लिए आवश्यक कूटनीति का प्रयोग न कर पाना भी अनैतिक ही है। मेरी दृष्टि में कम अनैतिक यही है कि परियोजना लेने के लिए रिश्वत दे दी जाए। चलिए अगला हम यहाँ पे देख लेते हैं खेल नैतिकता के बारे में, यानी स्पोर्ट इथिक्स के बारे में हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पिछले कुछ समय से खेल के क्षेत्र में ऐसी घटनाएं घटी हैं। हम इसको जो है कोशिश करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो भी यहाँ पे कई बार बोरिंग हो जाती है। तो हमारा अगला सेशन जल्दी आएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।